नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास शख्सियत को देखने वाले हैं। कई सारे सवाल जो आपके मन में हैं, वो जवाब शायद सुनने वाले हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, रेखा जी कैसी हैं। आज न्यूज 18 इंडिया पर आकर वो अपनी आप बीती भी, आगे दिल्ली का प्लान क्या है, मन में विचार क्या है और जिस तरीके से बाउंस बैक उन्होंने किया है, वो सारी बातें आपके सामने रखेंगी। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सब ये बात जानना चाहते हैं, हालांकि उसके बाद आपने खुद ट्वीट किया, अपने पिताजी की सीख याद दिलाई, लेकिन अभी आप कैसी हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ, दिल्ली के काम में लगी हूँ और दिल्ली की जनता का प्यार और हमारे सभी दिल्ली के बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैंने जो कहा कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि जब इस तरीके का अटैक हुआ तो अब हमें सिक्योरिटी के घेरे में रहना चाहिए? प्रॉब्लम्स और शिकायतें जनता की सुन ली जाएगी, लेकिन अब उस घेरे को स्ट्रांग कर देना चाहिए। कर नहीं सकते, हम कितना भी चाहें नहीं कर सकते। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति तो जनता के बीच में ही रहेगा। कितना समय आप लोगों के बीच में रहते हो, कार्यक्रम में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, लोग आपसे मिलते हैं। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, परंतु वो चीज़ संभव ही नहीं है। और मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं उसमें किसी सिक्योरिटी का फॉल्ट भी नहीं मानती हूँ। वो मेरा खुद का ही फॉल्ट था, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच में आके मिलती हूँ। मैंने 6 महीने में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं सीएम के नाते मुझे कुछ डिस्टेंस बनाना है। हजारों बार तो मैंने अपनी खुद की सिक्योरिटी को मैंने कहा कि आप पीछे हटिए, लोगों को आने दीजिए, मुझसे मिलने दीजिए। और जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन भी मैं टेबल के सामने खड़ी होकर के, मतलब टेबल के पीछे नहीं थी, मैं टेबल के आगे थी। तो ये मेरा अपना स्वभाव है और मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। तो ठीक है, सिक्योरिटी अपना काम करेगी, पर मैं जनता के बीच में रहना नहीं छोड़ सकती। नहीं तो उस दिन हुआ क्या था? जन सुनवाई मेरा रूटीन का फीचर है। मैं हमेशा जनता के बीच में रह कर के पीरियोडिकली सुनती हूँ। जिस दिन लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के मुझसे आके मिलते हैं, और हजारों लोग आते हैं, मतलब देयर इज़ नो काउंटिंग ऑफ देम, कोई गिनती नहीं है कितने लोग आते हैं। और बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बेसहारा लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग आते हैं जो आपको प्रॉब्लम कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कोई बहुत विशेष सिक्योरिटी चेक भी नहीं था कि ठीक है अभी लोग आ रहे हैं। कई बार तो बाहर के राज्यों के लोग कोई रोके कि क्या काम है बताइए, नहीं कुछ नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मिलने आए हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने आए हैं। तो ऐसा पूरे देश में एक चाव, एक शौक था और लोग आ रहे थे। तो इसलिए वो भी गुजरात से आया हुआ एक भाई था, तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि भाई ठीक है, उसने आके कहा मैं गुजरात से हूँ, कुछ बोल रहा था, तो कुछ सरफिरा जैसा दिख रहा था, परंतु उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जेल में है, छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट को कहो छोड़ दो। तो जब उसने ऐसा कुछ कहा तो हमें समझ में आ गया। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सुन लिया आपके। उसके हाथ में ना कोई कागज था, ना कोई पत्थर था, और दिखने में भी थोड़ा सा हाँ लग रहा था कि भी ऐसा कोई इनोसेंट जैसा नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा ठीक है आप आगे चलिए, करते हैं आपके लिए, करेंगे जरूर कुछ। तो उसको वो करने के लिए, परंतु एकदम से जैसे वो झपटा, सिक्योरिटी पास नहीं थी, तो फिर उन्होंने इसको पकड़ा करा। तो पर मैंने इसको बाद में जब मैं बैठी, मैंने अपने मन को सोचा। एक बार तो बड़ा सदमा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा अपने आप में मेरे लिए भी मेंटल ट्रॉमा भी था। पर फिर मुझे लगा कि जब पहलगांव में हादसा हुआ, जिन बहनों के साथ हुआ, वो भी तो ये सोच रही होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों विक्टिम बनी। मैं तो घूमने आई थी, मैं परिवार के साथ आई थी, बेचारी कोई हनीमून मनाने गई थी जिसकी शादी को 5 दिन हुए थे। जब उसने अपना पति खोया, जब उसके ऊपर विपदा आई, तो उसने भी तो यही सोचा होगा मेरे साथ। तो ये दुर्घटनाएं हैं, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। मैं राज्य के बड़े पद पे बैठी हूँ, मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो रोज दुनिया में अलग अलग जगहों पे होती है। इसके कारण से कोई अपना काम करना नहीं छोड़ सकता, या एक के किए हुए की सजा बाकियों को नहीं दे सकती। मैं, मेरी जन सुनवाई, मेरे जनता के बीच में रहने का शेड्यूल, मेरे कार्यक्रम सब एज इट इज है। मैं पर खूब चर्चाएं चली और आपने बहुत खुलकर ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि उस दिन हुआ क्या था।
फिर उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि सिक्योरिटी लैप्स है ये तो। सिक्योरिटी लैप्स मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरी अपनी नेचर की वजह से मैं जनता के बीच में रहती हूँ। मैं मतलब सिक्योरिटी मुझसे 1.5 फुट, उससे 10 मिनट पहले ही मेरे साथ में जो सिक्योरिटी खड़ी थी, मैंने अरे आप थोड़ा सा इधर खड़े होइए। 10 मिनट पहले मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा इधर होइए, लोगों को आने दीजिए भाई, आप बीच में आ जाते हैं, लोगों को क्या वो उनको पकड़ते हैं। मुझे अच्छा लगता है, अरे बुजुर्ग आने दीजिए, ये है कोई नहीं, आने दीजिए, कहने दीजिए, अपनी बात कह रहे हैं कहने दीजिए। तो मैं खुद ही रोकती रहती थी, मैं खुद ही उनको टोकती थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद तो कम करने की बजाय आपने तो एकदम होराइजन बढ़ा दिया रेखा जी। आपने कहा हर विधानसभा में हम जो है जन सुनवाई करना ही है लोगों की। अब जनता को मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है। मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूँ, उनका हक है मेरे ऊपर। आज किसी को अप्रोच की जरूरत नहीं है मुझसे मिलने के लिए, वो सीधा मुझसे मिल करके बात कर सकता है। वो मुझे ज्यादा समझ में आती है जो व्यक्ति सीधा कहता है। तो उनको सुनने के लिए मुझे अगर हर विधानसभा में जाना पड़ेगा तो जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनके साथ बैठूंगी, और जो होना होगा, भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वो बदल नहीं सकता। तो आपको कहीं से डांट पड़ी कि रेखा जी आप मानती नहीं है, आप सुनती नहीं है, सिक्योरिटी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप ये सब नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा कोई मतलब पार्टी से, घर से? मेरी सिक्योरिटी के किसी ने नहीं बोला कि मैम आप हमारी मान लिया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। तो अब मैं उन्हें नहीं डांटती, उन्हें उनका काम करने देती और मैं अपना करती रहती हूँ। उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों ने फोन किया और स्पेशली आपने अपने पिता को याद किया और उन्होंने कहानी जो बताई थी, आपने वो कहानी बताई थी, तो वो किस्सा क्या था और कैसे आपने उससे रिलेट किया? मैं जब कॉलेज में गई तो, और उसके बाद जैसे जैसे मैंने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की और एबीवीपी मैंने ज्वाइन की, तो मेरे पिताजी कहते थे भाई अपना व्हीकल होना चाहिए तुम्हारे पास में, तुम किसी की गाड़ी वाड़ी में मत बैठना, अपना व्हीकल रखो। तो मेरे पिताजी ने एक स्कूटर था हमारे घर में और एक गाड़ी थी, तो वो खुद स्कूटर पे ऑफिस जाते थे और उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दे दी। और वो गाड़ी में रोज कॉलेज चला के जाती थी, जो भी मेरे इवेंट कार्यक्रम, डूसू की मैं प्रेसिडेंट थी, तो मैं अपना काम करके अपना गाड़ी खुद चला के जाती थी। तो एक दिन एक बस के साथ साथ मैं अपनी गाड़ी चला रही थी, उस स्पेस का मुझे आइडिया नहीं हुआ, वो मैंने वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश, तो उसकी पूरा साइड गाड़ी की वो खत्म हो गई और मैं बहुत घबराई, घर की भी गाड़ी मैंने पूरा डैमेज कर दिया है, आज तो घर में खूब ही डांट पड़ेगी। और मैंने उसे खड़ी करी और मैं जा करके सो गई। सुबह पिताजी ने गाड़ी देखी, भाई ये तो बहुत डैमेज है, और उन्होंने मुझे कहा हाँ भाई तेरे को तो नहीं चोट कहीं लगी? मैं कहा नहीं लगी, पर मैं अब आगे से गाड़ी नहीं चलाऊंगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं चलाओगी? तो क्या हुआ, सड़क पे चलेंगे तो चोट तो लगेगी, एक्सीडेंट भी होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सड़क पे चलना छोड़ दोगी, गाड़ी चलाना छोड़ दोगी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी गाड़ी, तुम ऐसा मत सोचो, तुमको मैं एक कानेटिक और लेके देता हूँ, तो तुम दोनों चीजें रखो। तो दैट वॉज द सीन बिहाइंड दैट इमोशनल मोमेंट। और वो सीख मुझे हमेशा याद रहती है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, बेटा मुसीबतों से घबराना नहीं है, हमें हमेशा बढ़ते जाना है, सुख आए दुख आए। और यही कारण है मेरे जीवन में भी, जब जब ऐसा कोई लम्हा आया जब मुझे ये सोचने की जरूरत पड़ी कि मुझे क्या करना है, तो मुझे वही सीख याद है कि मूव ऑन, चलती चली जाओ, सब अच्छा बुरा सब गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव मूव्ड ऑन, पूरी तरह से आप भूल चुकी हैं जो हुआ, या आपने जहन में रखा हुआ उसे अभी कहीं किसी कोने में? इतनी चीजें हैं मेरे पास करने के लिए मैं किस किस चीज को जहन में रखूंगी। मेरे पास में जनता का इतना प्यार है, मुझे पूरे देश की महिलाओं ने इतने संदेश भेजे, उनके अंदर इतना आक्रोश था कि एक बहन के ऊपर, मतलब मैंने खोया मैं उसको नहीं याद करी, पर मैंने जो पाया, पूरे देश की महिलाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया। मतलब मुझे कितने लोगों ने आके कहा कि मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा क्या हुआ मुख्यमंत्री जी के साथ, किसी मतलब ऑफिसर्स ने, लोगों ने, जनता ने, आम जन ने, सब ने मुझे इतना फीडबैक दिया कि भाई आपके लिए हमारी माँ ने शुभकामना संदेश भेजा, आपको मेरी बीवी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मतलब देश भर की महिलाओं का और आपके विपक्षी साथियों का भी आपको समर्थन है। आतिशी जी ने भी आपके लिए बाकायदा ट्वीट कर दिया। जब तक हम एक दूसरे के सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे तो कैसे वो होगा। सब कुछ ठीक है, हमारे मतभेद अपनी जगह, परंतु एक महिला के सम्मान की लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। तो आपको अच्छा लगा जब आतिशी जी ने आपके लिए? बिल्कुल अच्छा लगा। और मैं ये समझती हूँ जब जब उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने उसको सुना और उन्होंने भी मेरी भावना को फील किया, ये अच्छी बात है।
अच्छा, अब चूंकि आप कह रही हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं को जरा अभी खंगाल लिया जाए। तो शुरुआत में यमुना से करती हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारा काम यमुना में हो चुका है, पर आपके विपक्षी और विरोधी पूछ रहे हैं क्या हुआ है, अलावा आरती के वहां शुरू क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या क्या होना चाहिए था। सरकारों में रहे वो कई कई साल, 10 साल झाड़ू वाले रहे, कांग्रेस में वाले 15 साल रहे, कभी उनको नहीं दिखा कि यमुना सफाई, यमुना जी जो है वो गंदी क्यों है, क्यों खराब है, क्यों इतना उसमें पॉल्यूशन आता है, उसमें कचरा आता है, उसमें गंदगी आती है, सीवेज आता है। आज आने के बाद में जब हमारी सरकार ये देखती है कि बेसिक कमी कहाँ है, कि आपकी यमुना गंदी क्यों हो रही है, तो हमने ये पाया कि पूरी दिल्ली के 200 नाले उस यमुना जी में एज इट इज गिर रहे हैं। तो बंद किए आपने? वहां की सिल्ट, वहां का सीवेज जो सब यमुना जी में गिर रहा था, उन सब नालों को टैप करने का विस्तृत प्लान सरकार ने बनाया। उन सबको टैप करना, उन सब के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, जितने पुराने प्लांट थे उनको रिवाइव करना, उनकी एफिशिएंसी जो डीपीसीसी की रिपोर्ट्स में है कि 38 में से 27 एसटीपी वर्किंग ही नहीं थे, जिनको हमने आके उसको वर्केबल किया है, उनके हमने टेंडर लगाए। मतलब 9,000 करोड़ का बजट जल बोर्ड में दे करके इन सब विषयों पे काम शुरू हुए। तो क्या ये बात झूठ है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है कि यमुना जो पहले पोल्यूटेड थी उससे कई ज्यादा अब पोल्यूटेड होगी इन 6 महीनों में? इसका पैमाना देख लीजिए ना, कोई आप लोग ही चेक करा लीजिए। अच्छा, दिल्ली में बाढ़ नहीं आई पर सड़कें तो एकदम नदी जैसी होगी ना रेखा जी। वो सब सब सारे देखिए आप एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बोट में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ये जल भराव कहाँ है? रेखा जी क्या कर रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, बेचारों की इतनी दिक्कत हो गई है। आप लोग देखो, आप लोग तो परमानेंट है, सरकारें आती जाती हैं, कोई कंपैरेटिव स्टडी रखा कीजिए। वो मिंटो ब्रिज तो नो डाउट जो सालों से इतने से हम इतने बड़े हो गए, बस डूब जाती थी। हाँ, बस डूब जाती। डूबी क्या, आईटीओ डूबा क्या, बाकी कितना दिल्ली में हमने ये, तब भी ऐसे ही था, सरकारें थी वो कर सकती थी, नहीं किया। हमने जो किया, हम ये नहीं कह रहे कि 6 महीने में मैं पूरी दिल्ली की वाटर लॉगिंग ठीक कर दी, पर हाँ पानी बरसता है और आधे घंटे में 1 घंटे में निकल जाता है, वो भी बड़ी अचीवमेंट है जो आज की डेट में हो रहा है। और जब वो आधा पौना घंटा जितनी देर पानी रुकता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे निकलने का रास्ता मिलता है, ऐसे ही वो जो लोग हैं सो कॉल्ड विपक्ष के नेता, वो तुरंत देखते हैं अरे जल्दी से आ जाइए, पानी भरा हुआ है, अब थोड़ी देर उछल कूद कर लें, थोड़ा स्विमिंग करके दिखा दें तो फिर ये होगा। और वहां पे अगर आप इतनी देर में आप अपना कैमरा लेके जाएंगे तो पता चलता है पानी तो निकल गया। तो इतना हमने दिल्ली को खड़ा कर दिया कि पानी रुकता नहीं है। अच्छा, एक सच्ची बात बताती हूँ मैं आपको, एक कन्फेशन करती हूँ। मैं एस्कॉर्ट फोर्टिस जो है ना ओखला में, तो वहां मैं गई थी और ये एकदम ईमानदारी से आपको बता रही हूँ। तो जब बारिश हो रही थी, मैं आज से 25 दिन पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं और पिताजी थे और पायलट थे हमारे। तो जब हम गाड़ी लेकर जा रहे थे तो लबालब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि फोटो खींचनी चाहिए। तब तक हमारा डेस्टिनेशन आ गया क्योंकि वो पानी एकदम भरा हुआ था। मैंने कहा दोबारा लौट कर आऊंगी, फोटो खींचूंगी और ट्विटर पे जरूर डालूंगी कि ये दिल्ली में तालाब ही तालाब है। हमारा आधा पौना घंटे का चेकअप वगैरह जो भी था, जब मैं लौट के आई तो वहां पे पानी नहीं था। नहीं, ये फैक्ट है और मैं इसमें मतलब कोई लाग लपेट नहीं है। एस्कॉर्ट्स की बात बता रही हूँ, एकदम पीछे वाला। तब तक वहां पर मशीन आ चुकी थी, तो ये तो खैर हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो आप कह रही थी कि फर्स्ट गियर से डायरेक्ट 5th गियर में हम डाल देंगे, वो माहौल दिख नहीं रहा है। तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो बनाना था, वर्ल्ड क्लास कोई मेरे को दिल्ली को उठा के यहाँ और इसकी जगह कोई दूसरा मॉडल थोड़ी ना रख सकती हूँ मैं। अल्टीमेटली तो इसी सिस्टम को ठीक करना है। जो नाला नाली आप हमें विरासत में देखे गए हैं, उन्हीं को तो रिपेयर करना है। अच्छा, भारत मंडपम तो अभी अभी बना है, वहां भी तो पानी इतना भर रहा है। कितनी देर मैं फिर आपसे कह रही हूँ, पानी अगर इस बार की जो बारिश थी वो आप पिछले 10 सालों में 15 सालों में सबसे ज्यादा बारिश थी। यदि पिछली, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, पिछली सरकारें अगर काम कर रही होती तो दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति होती। इन 6 महीनों में आपके लिए कई सारी दिक्कतें और चैलेंजेस आए, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी कुत्ते हैं स्ट्रीट पर घूम रहे हैं उनको जो है आपको सेंटर में रखना होगा, लेकिन आपके पास इतनी सुविधा है ही नहीं। देखो, वो स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स तो हैं आपके पास, लेकिन आप कहाँ रखेंगे?
अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों के पास था ही नहीं, ना एमसीडी के पास, ना दिल्ली सरकार के पास, किसी के पास नहीं है। मतलब बेसिक काम तो ये एमसीडी ही करती है। तो जब माननीय कोर्ट ने आदेश किया तो हम लोग भी सकते में थे कि भाई क्या करेंगे, हमारे पास तो साधन थे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि माननीय कोर्ट ने थोड़ा इस समस्या को भी समझा और सबकी बातचीत सुनी, सभी व्यक्तियों की, और उसके बाद में थोड़ा सा मध्यम वर्गीय रास्ता दिया कि ताकि हम वो बेजवान जानवर भी जो हैं उनको भी हम केटर कर सकें और लोगों की जहां जहां समस्या है उसको भी ठीक से देख सकें। पर आपको तो दो तरह के लोगों से डील करना पड़ा होगा ना रेखा जी। एक जो खुद को डॉग लवर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम इनके माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग हैं, उन बच्चों के माँ बाप हैं जो कह रहे हैं कि सड़क पर ये जो जानवर है इनसे हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को खौफ है, ये काट खाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को अटैक करते हैं। दो अलग अलग किस्म की कम्युनिटी को आपको डील करना है। हम सरकार है, हमें हरेक को सुनना है और सबके मत को बीच में ध्यान रखते हुए ही काम करना है। तो इसके बीच का रास्ता क्या है? रास्ता यही है जो माननीय कोर्ट ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि कोई डेंजरस डॉग है या कोई बीमार है उसको तो आपको शेल्टर होम में लेके ही जाना पड़ेगा, और जो नॉर्मल है, जो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, लोग उसको केटर कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में रह रहा है, तो दैट इज ओके। तो ये बीच का रास्ता है जो माननीय कोर्ट ने कहा और ये अच्छा है। इसके अनुसार हम दिल्ली की वर्किंग को खड़ा करेंगे, इसके लिए प्लान बनाएंगे। अच्छा, और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपने दिल्ली में जो कुछ बहुत कड़े फैसले लिए, कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी जो हैं योगी आदित्यनाथ से बड़ी प्रभावित हैं, मतलब वो भी जेसीबी लेकर आ गई हैं और विपक्ष कह रहा है जहां उनकी मर्जी हो रही है वहां जेसीबी चला दे रही हैं। और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं। देखिए, बिल्कुल कतई दिल्ली में इस प्रकार का वो नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, हमें बड़े सेंसिटिवली चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। हमारे ऊपर सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन कोर्ट की रहती है। कोर्ट ने पीछे कुछ कुछ आदेश ऐसे किए थे जिसको उसमें कुछ एक्शन हुए, और वो जैसे जिनको ऑलरेडी मकान मिले हुए थे तो डीडीए ने अपनी जगह खाली करवाने के लिए डीडीए ने किया। दिल्ली सरकार ने डायरेक्टली ऐसा कोई एक बारापुला नाले का जरूर किया, क्योंकि नाले पे भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती। अल्टीमेटली अगर उस नाले की सफाई नहीं होती तो पूरी दिल्ली को झेलना पड़ता, तो वो भी माननीय कोर्ट का था। उसके अगेंस्ट भी हमने लोगों को मकान दे दिए। तो हम कतई किसी भी प्रकार के जनता को परेशान करने वाला कोई एक्शन नहीं चाहते। कानून तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है और वो सोचे, वो फिर उसमें कोई ढिलाई भी नहीं है, कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हम मिल करके दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, जहां पे चीजों को सिस्टमैटिक करना एक बार जरूर है। सड़कों पे आप चल नहीं पाओ, गाड़ी चल नहीं पाए, लोग परेशान हो, फुटपाथ भरे हुए हो, वो भी दिल्ली नहीं हो सकती। उसको थोड़ा बेहतर करना आवश्यक है, पर उसके लिए स्ट्रांग स्टेप लेने होंगे जहां तक। और फिर लोग आपसे नाराज होंगे। नाराज और खुश का तो कोई वो नहीं है। सबको आप खुश भी नहीं कर सकते, और गलत काम करके आप किसी को खुश करो तो उसका फायदा क्या। आप जहां पर हो, पूरा दिल्ली के हित में निर्णय लेने होंगे। दिल्ली सर्वाइवल करे, गरीब को मकान मिले, ये हमारी कमिटमेंट है, हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने कहा भी नहीं, आज तक किस सरकार ने कहा है मकान। वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे थे साबित तो हुआ ना सच। हम कह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वालों के घर छीन लेंगे, उनके और रेखा जी के 6 महीने के आप पूरा सड़कों पे भी बसा दीजिए। काम हुआ। आपने तो केवल वो किया कि भी आप तो सड़कों पे भी बसा दें। आदमी चल नहीं सके, आप गाड़ी नहीं, आप बसें नहीं, कुछ नहीं चलेगा। वो नहीं है। हम अपनी इच्छा से, अपनी ओर से कुछ नहीं, परंतु एक कमिटमेंट कि दिल्ली के हर झुग्गीवासी को हम मकान दें। हम उस पर प्लान कर रहे हैं। जब वो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी की चीजों को ठीक करते हुए हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बसाता कौन है? कहते हैं अधिकारी जो हैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ बसता हुआ देखते रहते हैं, फिर उसके बाद आकर और कहते हैं उजाड़ दिया जाए। अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? अधिकारियों का इंटरेस्ट है कि किसी और का इंटरेस्ट है? पर सब कुछ तो जनता का है। कब्जा होता है तो जनता का नुकसान है, खर्चा होता है तो जनता का नुकसान है। किसी का कुछ नहीं है। अधिकारी का ना कुछ है, ना नेता का कुछ है। सीधी सी बात है, सब जनता का है। बिल्कुल सही। तो जनता के हक की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। गरीब को गरीब का हक मिले, बाकी जो टैक्स पेयर है उसको उसकी फैसिलिटी मिले। इस सबको साथ लेके राज्य चलाना है। और दिल्ली की अपनी प्रॉब्लम है भाई। पर दिल्ली में डेंसिटी सबसे कम है। मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब और जगह कम है। आपका स्पेस कम है,
जो कि देश में सबसे मिनिमम स्पेस वालों में आपका, और पॉपुलेशन आपकी कई बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा है, इसलिए आपकी डेंसिटी हाई है। आपके यहाँ दिल्ली में रोज अन्य राज्यों से लोग आते हैं सपने लिए हुए, वो वहां रहते हैं रोजगार के इच्छा से, बाकी हर तरह की सपने लेके व्यक्ति आता है। तो धीरे धीरे वो जब वो रहता है, और खासकर उसको तो आप देख भी लेते हैं, पर जो बाहर के देशों से रोहिंग्या बांग्लादेश की आकर के रहते हैं, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप सबसे ज्यादा तो दिल्ली से ही पकड़े गए हैं ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या लगातार। तो ये यहाँ पहुंचे कैसे रेखा जी? और तो पिछली सरकारें बताएं कहां तक पहुंचे। कह रहे हैं कि बीएसएफ किसके अंडर आती है? क्या, कौन, कैसे, कहां पहुंच रहा है? आज पहुंचा कि 50 साल पहले पहुंचा, कुछ नहीं मालूम कि कहां कब कैसे वो घुस गया हमारे सिस्टम में, वो कहां रह रहा है, किस नाम से रह रहा है, क्या कर रहा है। आज जब सरकारें सख्त हुई हैं, केंद्र सरकार ने अपना एक्शन लिया, हम राज्य सरकार से हम खुद उनको जांच रहे हैं, तब जाके पता चल रहा है कि कौन कौन कहां बसा हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये जांच में? और पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं घुस के किसी को ओब्लाइज करके अपने डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश करते हैं, या बन गए, हजारों लोगों के तो बने हुए हैं, कहीं से कुछ बनवा लिया, कहीं से कुछ बनवा लिया, फिर वो रेजिडेंट के जैसे दिखाते हैं। हम, अरे कितना लोड लेगा राज्य है ये बताइए। हम यहाँ के लोकल रेजिडेंट को करें कि बाहर से जो आकर के आपके यहाँ पे वो कर रहा है, बांग्लादेश से आकर के कर रहा है, उसका कैसे करेंगे? आप देश के नागरिकों का तो जिम्मेवारी ले सकते हैं, अब विदेश से आए हुए का कैसे लेंगे? पर बीच में बहुत सारे ऐसे तस्वीरें आई थी जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के पास मीडिया कर्मी पहुंचे थे और वो ये बता रहे थे हमें बिजली भी मिल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है, और केजरीवाल जी का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। कई ऐसे वो टैंकर के आसपास राजनीतिक लाभों के लिए पिछली सरकारों ने इस चीज को कभी रोका ही नहीं। उनको लगता था ठीक है जो आ रहा है आने दीजिए, उन्हें लगता था कि हमारा ये वोट बैंक है, ये बढ़ेगा। वो उनके हितैषी बन के काम करते थे, उनको देश से, मातृभूमि से या यहाँ के लोगों से मतलब नहीं था। लोग दिक्कत में जाते हैं तो जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता तो ना बने, स्कूल हॉस्पिटल सब खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, उनको चिंता कहाँ थी। तभी तो कोविड में हजारों लोग मरे, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफिक चेंज का जिक्र किया था। दिल्ली में ये एक बड़ा चैलेंज आपको लगता है? है, बिल्कुल है। बहुत सारी जगह पे आपके पास ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो कि वहां का माहौल खराब करते हैं, और पूरी तरीके से सरकार इस पे सख्त है। बिल्कुल भी दिल्ली का माहौल हम खराब नहीं होने देंगे। जहां जहां ऐसे लोग हमें समझ में आते हैं, जो लोग इस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और पूरी तरीके से इस सिस्टम से उन्हें बाहर करेंगे। आप कह रहे हैं सिस्टम से बाहर करेंगे, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम SIR करके और ये जितने भी वोटर्स हैं उनकी लिस्ट को ठीक करने वाले हैं, बेहतर करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग है वो मोदी नमो चुनाव आयोग बनकर रह गया है। वो ये कह रहे हैं ये जो जीत आप लोग हासिल कर रहे हैं ये घपलेबाजी से हो रही है, ये वोट चोरी से हो रही है। देखिए, आपने सुना है खिसियानी बिल्ली, क्या बोलते हैं उसके आगे? मैं नहीं बोलूंगी। तो या वो कहते हैं वो जो अंगूर खट्टे हैं, मतलब जब आप जीत रहे थे, देश में आपका शासन था, तब तक तो सब कुछ अच्छा था। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा था, सिस्टम भी अच्छा था, लोकतंत्र भी अच्छा था, सब कुछ, संसद भी बढ़िया चल रही थी, राज्य भी बढ़िया। जब आप हारते गए, आज भी देश के लोकतंत्र में कहीं पे किसी की सरकार है, कहीं पे किसी की सरकार है। इलेक्शन कमीशन तो वही है, मतलब बंगाल में तो वो ठीक है इलेक्शन कमीशन, बाकी कर्नाटक में तो वो ठीक है इलेक्शन कमीशन, आकर के बिहार में खराब हो जाता है, यूपी में खराब हो जाता है। ये क्या, कौन सा फार्मूला है? आप जीत गए तो इलेक्शन कमीशन बढ़िया है, ईवीएम बढ़िया है, और आप हार गए तो ईवीएम में खेद है, वो खराब है। ये कौन सा फार्मूला, मुझे आज तक नहीं। पर वो तो बड़ा सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की धज्जियां कैसे कैसे उड़ रही है, आपने नहीं देखी? जब वही लोग आके कह रहे हैं अरे भाई क्या बोल रहे हो, हमारा वोट तो है, वो कैसे कैसे, मतलब 0 नंबर का एड्रेस। जब खुद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो आदमी सड़क पे रह रहा है उसको कौन से मकान का नंबर दूं मैं, क्या उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है? वो दिल्ली की जनता है। आप उसको मकान नहीं दे पाए, आप उसको नौकरी नहीं दे पाए, आप उसे घर नहीं दे पाए, ये सरकारों का कसूर है, उस व्यक्ति का कसूर नहीं है जो सड़क पे पड़ा है। उसको वोट डालने का अधिकार है,
उसके पास कागज है, उसके पास आधार कार्ड है, देश का निवासी है, देश में इतनी गरीबी थी। पर वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुझसे तो एफिडेविट मांगता है लेकिन अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगते हैं। चुनाव आयोग को हम में तो खोट नजर आती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलत के बात नेताओं तुम करोगे, एफिडेविट दूसरे से मांगा जाएगा। मर्डर तुम करोगे, सजा किसी और को मिलेगी। भाई सजा तुम्हें ही मिलेगी ना जब तुम गलत काम करोगे। आप लगातार लोकतंत्र में जो शालीनता की, सभ्यता की जितनी लिमिट होती थी आप सब क्रॉस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं एक झूठ को मैं 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा क्या? देश की जनता अब उस तरह की नहीं रही है, पढ़ी लिखी हो गई है, उन्हें पता है आप क्या बोल रहे हैं। आपको ये चुनाव और देख लीजिए, आपको लग रहा है बिहार में ये बोल करके हो जाएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आप इतना कॉन्फिडेंट है कि बिहार जो है वो एनडीए जीत जाएगी? क्यों नहीं जीतेंगे भाई? आज आपने उनकी रैली में भीड़ देखी आपने? अब भीड़ के मायना मानेंगे, उसको पैमाना मानेंगे तो मैडम फिर तो क्या ही कैलकुलेट करें। अरे बुलेट पे घूम रहे हैं, बहन के साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी बाबू दे रहे हैं, बकवास करते हैं सब, उनको मालूम नहीं है क्या बोलना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा ही उनको ऐसी परवरिश मिली है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली देंगे, ऐसा होना चाहिए। उनकी माँ ने यही सिखाया है। उनको ये नहीं मालूम कि आप सभ्यता के में रहते हुए आपको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक स्वर्गीय माता पर देश के प्रधानमंत्री की माँ, कितना मतलब घटिया स्तर कर दिया उन्होंने। आपको लग रहा है कि हम बोलें बस हमको दिखना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में? उस धरती से जो सीता माता की धरती है, किसी की भी माँ के बारे में नहीं बोल सकते आप। राहुल जी ने थोड़ी बोला है, वो उनकी रैली में कोई उनका नेता था, वो आ क्या गया सामने आकर के उन्होंने माफी मांगी कि मेरी रैली में किसी व्यक्ति ने गलत बोला तो गलत हुआ? कोई एक प्रवक्ता ने बोला? एक प्रवक्ता दिखा दीजिए कि हाँ जी ये बोल रहे हैं। उनको तो मजा आता है दूसरे को गलियाने में। उनको उनके अंदर ये पीड़ा है कि वो लगातार हार रहे हैं। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया देश पे, उनकी सत्ता थी, एक मुश्त सत्ता थी, चाहे कोई आ जाए हटा देते थे रास्ते से, रिकॉर्ड में भी नहीं आने देते थे कि कोई इस नाम का व्यक्ति जिंदा था, सामने भी था। अब उनको लगता है ताकतवर नेता है, जनता की हितैषी है, लोगों का प्यार है। अब उनको लगता है कि भाई क्या करें, तो कुछ भी बोलिए, बोलते रहिए। क्या तो आपको लगता है स्तर बहुत गिर गया है राजनीति? 100%। मुझे मतलब सच में ये कहते हुए बड़ा अफसोस है। आप किसी की स्वर्गीय माता के बारे में शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप अपने देश के बारे में जब कहा जाता है कि आपकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि हाँ वो ठीक, अच्छा कह रहे हैं, सच में हमारा देश। आपको शर्म नहीं आती अपने देश के बारे में बुरा कहते हुए, बुरा सोचते हुए, जबकि पूरा विश्व जानता है कि इस 10 सालों में भारत ने कितनी तरक्की की है, विश्व पटल पे कितना नाम कमाया। क्या थे तुम्हारे टाइम में? अमेरिका के एयरपोर्ट पे जूते चेक होते थे, कपड़े उतरवा के देखते थे, कभी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज आपके प्रधानमंत्री का, आप हर भारतीय का, छोड़िए प्रधानमंत्री जी को, कोई भारतीय भी विदेश में जाता है वो कहते हैं अच्छा आप भारतीय हैं, दुनिया नमस्ते करके हमें सम्मान कर रही है। तो राहुल गांधी को आप लोग समझा क्यों नहीं देते? आप बुला दीजिए कभी चाय पर चर्चा, आपके साथ तो एक जगह स्टेज पर शेयर भी किया था आप लोगों ने, तो आप उनको समझा क्यों नहीं देते हैं? बैठ के मोहब्बत में बता क्यों नहीं देते? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग क्यों नहीं दे देते? आप बुला लीजिए, मैं बैठ जाऊंगी। मेरे आपके कहने से आ जाएंगे, आपके कहने से आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति से नहीं बात कर सकती जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे। पर वो उन्होंने थोड़ी दी है, वो तो उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी आप थोड़ी ले, मतलब आपके यहाँ कोई कार्यकर्ता कर जाए उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते? चलिए बेहतर मुझे लगता है समय बताएगा या जनता समझाएगी उन्हें। अच्छा, लेकिन तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी की जोड़ी आपको बिहार में कैसी लग रही है? चोर चोर मुसेरे भाई। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चोर हैं तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं है? उनके तो बेचारे 6-6 लोगों को आप लोगों ने जेल में भेज दिया। वो अभी उन्होंने बयान दिया कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, जो अपराधी है वो पकड़ा ही जाएगा, उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं, वो देखिए लगभग 6 महीने बाद जब वो दिल्ली लौटे तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्यों है कि नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस का कोई एक भी नेता जेल नहीं गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही जेल में भेजने में लगी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई समझौता हो गया है? ये अरविंद जी पूछ रहे हैं आप लोगों से।
देखिए, कुछ हुआ है? कोई अंडर द टेबल आप लोगों की सेटिंग है कि नहीं? हम आपको नहीं केजरीवाल पकड़ेंगे? तो जिसे कहना त्रिकालदर्शी है ना, उन्हें तो सब दिखता है, सब पता चलता तो ये तो है। दिख ही मतलब रहा है। अपने अपराध नहीं देखते, अपनी कारगुजारियां नहीं देखते, दिल्ली को शराब में डुबो दिया वो नहीं देखते कि उन्होंने एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी तो वही लाए थे, दिल्ली को नशे में डुबोने वाली पॉलिसी तो वही लाए थे। आपने दिल्ली में जितना क्राइम किया, शीश महल से लेकर के एक एक चीज, जनता का पैसा आपने गबन करने का कोई माध्यम नहीं छोड़ा। अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़क हो, गड्ढा हो, हर जगह, और वो बातें करेंगे ऐसी। नहीं तो आप वो शीश महल, वो आपके घर को माया महल कह रहे हैं। कह रहे एसी का खर्चा, टाइल्स का खर्चा। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बकायदा एक ट्वीट किया, उसमें ये बताया कि इतने आपके घर में अरे पंखे मैं लगे तो हुए हैं। ओपन निमंत्रण दे रही हूँ सबको। मैंने तो 2-2 बंगले आपने मिला दिए हैं। अरे मैं जो कह रही हूँ कि मैंने तो सबको निमंत्रण दे रखा है, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कोई केजरीवाल के घर में घुस पाया क्या? उसके एक पर्दे में हमारा पूरा ऑफिस तैयार हो गया, पूरा घर तैयार हो गया है। एक पर्दा उतार के उसको बेच के बाकी पूरा काम हो गया। भाई उसका और हमारा तो कोई मेल नहीं है। 2 बंगले हमारे मिलाए ना आपने। उसके अपने बंगले में उसके विधायक भी नहीं जा सकते थे, मंत्री नहीं जा सकते थे। हमारे में तो जनता रोज आती है, हजारों लोग आते हैं। कोई देख ले क्या है मुख्यमंत्री का जन सेवा सदन, सब देख। आप आइए ना किसी दिन। मैं पक्का आऊंगी। तो माया महल नहीं है क्या? अरे तो आपको जो कहेंगे हम तो वही नाम ले लेंगे, आप आके तो देखिए। और सुप्रिया जी भी आए, बाकी लोग भी आए, केजरीवाल साहब खुद आए। बिल्कुल वो उनका दिल भी रो पड़ेगा कि रेखा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ऐसा घर है क्या? कुटिया जैसा घर है आपका? अरे हम कब कह रहे हैं, उनको लगेगा ना कि कहाँ मैं रहता था, कहाँ ये रह रही है। तो वो आप दिखा भी तो नहीं रहे हैं वो शीश महल, जिसे आप शीश महल नाम देते थे। समय आने पे सब आपके सामने होगा। जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के बीच में जाएगी। जनता की प्रॉपर्टी 2500 रुपए भी है। आपने वो 2500 रुपए अभी तक नहीं दिए हैं, और खासकर बिल्कुल महिलाओं को। आप तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं। 100% देंगे, वो को पूछ नो रहे कब इफ एंड देंगे? बट। एक सरकार जो वो हमारे लिए छोड़ के गए, जो वादा किया था रेखा जी, आपने दोनों हाथ उठा के वादा किया। मैं 4 हो तो मैं ईश्वर से 4 हाथ उठा के कहूंगी कि पक्का मिलेंगे। मेरी बहनों को 2500 रुपए महीना मिलेगा ही मिलेगा। हमने सारी चीजें कर रखा है, परंतु जो सिस्टम वो सौंप के गए हमें, उस सिस्टम को रिवाइवल में, उसमें आपका फंड जनरेशन करना, अभी तो हम लायबिलिटी उनकी इतनी पे करे जा रहे हैं। तो बहुत करोड़ों दिक्कत रुपए है ना क्या? उन्होंने कभी मेट्रो का पैसा दिया, ना कभी उन्होंने किसी और जो सरकारी खर्चे थे किसी एक का पेमेंट नहीं किया। आज तक लायबिलिटियां चुका रही है सरकार। वो लायबिलिटीज को करके, बाकी चीजों को करके हम 100% चीजों को करेंगे। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है। जो जनता को कहा है, एक एक बात पूरी करेंगे। मैं एक भी बात उसमें से कम नहीं होने वाली। तो मैं आपसे टाइम मांग सकती हूँ? कैलेंडर में एक डेट पर सर्कल लगा 100% मिलेगा। आप रेखा जी को फोन करके और मैं ये नहीं पूछ कह रही लूंगी इस 100%, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उनकी बिगाड़ी हुई है, जो हमें ठीक करने के बाद ही आप दे सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 1 महीना दे रहे हैं और अगले महीने कहें जी अब हमारे पास नहीं है। तो आप जब ये सब चीजें देखती हैं तो दिमाग घूम जाता है। वो महाराष्ट्रियन बोलते हैं ना, सटकला। आता माझी सड़क। वो होता है कि भाई हो क्या है, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन आपको सिस्टम सब समझ में आ गया है? ऑफ कोर्स, आई लाइक दिस। ऑफ कोर्स क्यों नहीं भाई। मैं नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार आप लोगों की होगी, सिस्टम उनका है। तो आपने ये फील किया है? देखो, सरकार भी हमारी होगी, सिस्टम भी हमारा होगा, जनता भी हमारी होगी, निर्णय भी हमारे होंगे और क्रियान्वयन भी हमारा होगा। सब कुछ जब हम करेंगे तो हम जनता के सामने पारदर्शी रूप में और जनहित के दिशा में जब काम करेंगे तो सब कुछ अपने तरीके से ही करेंगे। इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, आपने ये खबर सुन ली? अरे रोज मिलते हैं, रोज अलग होते हैं, उनकी बात का कोई विश्वास है? आज बच्चों की कसम खाएंगे, कल वो करेंगे, उनका कौन सी बात का विश्वास करती हो आप? तो आप किसी पर तो विश्वास करेंगी ना। विपक्ष में कोई तो एक ऐसा लीडर होगा कि रेखा जी के हाँ इनको मैं थोड़ा सीरियसली लेती हूँ, इनको समझ। उसके लिए उनको ऐसा बनना पड़ेगा जिसपे हम विश्वास कर सकें। अभी खत्म ऐसा- हो गई वो ब्रीड, वहां से खत्म हो चुकी जिसपे लोग विश्वास करते, कहते कि हाँ नहीं ये कम से कम जो बात कहेगा। छोड़ गए लोग। एक समय था देश में सब कांग्रेस थी, आजादी का समय। जैसे जैसे उनकी हरकतें देखी लोग उसको छोड़ते चले गए।
तो फिर आप लोग 240 पर कैसे आ गए? मैंने कहा ना, एक समय में सब कांग्रेस था, आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। जब देखा कि ये तो लोग, पर आने वाला टाइम आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा? अब तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी, 3 बार बीजेपी कब की चैलेंज नहीं होती? केंद्र में सरकार आज भी रही चैलेंज है, कल भी चैलेंज होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता के हित में जो काम करने का संकल्प सरकार ने लिया वो हम कर रहे हैं। जनता देख रही है, जनता को ये पता है कि दिल्ली बदल रही है। आज चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी कहती है आप लोगों को एक वोट नहीं पड़ेगा। उनके कहने से ही होगा सब कुछ। सबको पता पड़ गया है कि आप लोग क्या। अरे तो ठीक है ना, पता हो गया ना, तो तसल्ली रखिए, जब चुनाव आएगा तो इंतजार कीजिए। इतना कॉन्फिडेंट है आप अपने काम पे। अच्छा, बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। अब मैं आपके सामने रैपिड फायर छोड़ रही हूँ। अरे भाई, इतना पढ़ाई मत कराइए। यही तो। अच्छा, अगर मेट्रो में आपके बगल वाली सीट पर विपक्ष का कोई नेता हो, फर्ज कीजिए कोई नेता हो, मैं नाम नहीं ले रही हूं, तो आप कानों में ईयरफोन लगाना पसंद करेंगी या उनके साथ पॉलिसी डिस्कशन शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल पॉलिसी डिस्कशन? डिपेंड करता है। राहुल गांधी बैठे तो वो यूं देखते रहते हैं, उनका गर्दन सामने नहीं होता है। और कोई व्यक्ति होगा जिससे बात की जा सकती तो जरूर करूंगी कि भाई काहे को तुम जनता का समय और पैसा बर्बाद करते हो, काहे को तुम लोकसभा में सेशन चलने नहीं देते, पूछूंगी उससे, कोई मिलेगा तो। अच्छा, अगर केजरीवाल बैठे हुए तो ईयरफोन लगा देंगी या उनसे डिस्कशन करेंगी? मैं पूछूंगी कि ये इतना सब कुछ क्यों करके गए, हमारे को थोड़ा बहुत तो साफ सुथरा छोड़ के जाते। भाई तुम भी हरियाणा के, मैं भी हरियाणा के, ऐसे क्यों करके गए? बोलूंगी। मिलेंगे तो आप ये बात हाँ, पक्का बोलूंगी, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों खराब किया आपने नाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर चांदनी चौक में पराठे वाली गली में राहुल गांधी आपको मिल जाए पराठा खाते? तुम राहुल गांधी के काहे को पीछे पड़ गई हो, और किसी राहुल किसी गांधी और को मिलवाओ। आपने जिक्र, मेरा तो दूसरा सवाल राहुल जी का था, अब आप पहले वाले में ही ले आए। तो किसी और को मिलवाओ। अब तुम, अगर पराठा खाते हुए मिल गए तो आप भी इधर उधर देखने लगेंगी? अरे मुझे खाना होगा, मैं पराठा खाऊंगी, मैं उसको क्यों देखूंगी? अरे दिल्ली मेरी, चांदनी को चौक मेरा, और मैं पराठा नहीं खाऊंगी उसके चक्कर में। नहीं, पर उनसे बात नहीं करेंगे आपके पराठा खाते खाते बात? खाते हुए ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर सीएम हाउस के ठीक बाहर जब ये आप जनता जन सेवा दरबार और वो सब लगाती हैं, तो एक पानी पूरी वाला मिल जाए ठेला लगाए हुए, तो आप पहले पानी पूरी खाएंगी कि ठेला हटवाएंगी? मैं उसको अंदर बुलाऊंगी कि तू भाई अंदर आ, पहले आराम से खिला, और फिर बताऊंगी कि भाई तुझे क्या चाहिए, तेरे को अच्छी सी दुकान बनवा दे, अगर टेस्टी होगा तो। खराब होगा तो उसको कहूंगी हटा भाई, यहाँ से क्या कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर यमुना नदी बोल पाती तो आपको क्या लगता है वो सबसे पहली शिकायती सेंटेंस जो है आपको क्या बोलती? मतलब दो लोग आपस में, यमुना नदी आपके सामने खड़ी है कि अब भाई तुम हो सीएम रेखा गुप्ता, तो वो आपसे क्या कहती? आपने जो पहली चीज देखी थी वो क्या महसूस की? वो शायद यही कहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप सब के लिए तो मैं पूज्य थी, आराध्य थी, फिर मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा गया, मुझे सेफ क्यों नहीं किया गया, क्यों ये गंदगी मेरे आगोश में तुम डालते रहे और मुझे क्यों गंदा कहलाते रहे। और आप क्या कहती? मैं उन्हें सॉरी कहती और ये कहती कि ये मेरा फर्ज है और मैं इसे ठीक करूंगी। अच्छा, आपने कभी किसी ऑटो वाले से बार्गेनिंग की है? यहाँ ऑटो वालों से बार्गेनिंग इज द टफेस्ट जॉब। आपने की है भैया? मैं ऑटो से, रिक्शा से, इनसे नहीं करती। हाँ, ड्रेस, साड़ी, सूट, ऐसे कुछ उनसे कर लेती। वो मैं गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको लेके जा रहा है, ऑटो वाला दे देती हूँ। मैं कभी नहीं उनसे बार्गेन कभी नहीं किया। तो बार्गेन करने के लिए है ना वो बड़े बड़े दुकानदार जो आपको, तो वहाँ करती हैं आप बार्गेन? वहाँ करती थी, अब वो मौका भी मुझसे छूट गया। अब मुझे शर्म आती कि भाई अब तो जो बोलेगा वही देना पड़ेगा, अब तो शॉपिंग ही छूट गई। तो लेकिन माशाल्लाह साड़ियों का तो आपके पास गजब का कलेक्शन जैसी है। मित्र जो ले आती हैं वो भी तो पहन लेते। तो फिर आप सुबह सुबह सोचती हैं कि क्या पहनना है, रेखा गुप्ता आज कौन सा कलर पहनेंगी? सोचती हूँ, पर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने 2 दिन पहले क्या पहना था। अच्छा, घर भी मैनेज कर रही है अभी रेखा जी कि नहीं, अब वो पूरी तरह से छूट गया है? नहीं, करना होता है। महिलाओं को देखो अपना घर का भी ध्यान रखना होता है, तो
थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी करना। तो जब आप सुबह आती हैं और रात को जब दोबारा जाती हैं तो ये डिसाइड करती हैं रेखा जी? एक चक्कर रसोई तक काट के, एक बार फ्रिज खोल के, फिर एक बार डांट लगा के कुक को, "ओए, ये क्यों पड़ा है, इसको क्यों नहीं किया, इसको खाने के लिए क्यों नहीं दिया, इसको यूज क्यों नहीं किया, पहले इसको यूज करना चाहिए था।" जैसे एक भारतीय नारी करती है वो मैं सब एंजॉय करती तो लास्ट खाना कब बनाया था आपने? 6 महीने में? हूँ। हाँ। अभी आप दिल्ली बना रही हैं। यहाँ मुझे पकड़ लिया कि लास्ट खाना मैंने शायद चुनाव से पहले बनाया होगा, बनाया नहीं, इतने दिनों से नहीं मौका लगा। हाँ, क्योंकि अभी आप दिल्ली की तस्वीर बना रही हैं, शायद इसीलिए आपको मौका नहीं मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत आनंद आया। और अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच बहुत दफा आपके सामने आएंगे और सवालों की बौछार करेंगे। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा और दिल्ली वालों का भी। थैंक यू सो मच।